हिलसा में आप कोचिंग पढ़ाते हैं, वहाँ फीस वापस कर देते हैं, कितना रुपया? 2 से 3 लाख। इस बार कितना किए? 2,20,000। अररिया में एक कोचिंग संस्थान चलता है, निःशुल्क कोचिंग संस्थान फॉर जीएस। अभी उस कोचिंग संस्थान में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी 150 बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग 3 गांव के लिए स्टार्ट किए, अब तो कहा गया कि जहाँ से भी आप आ सकते हैं, निःशुल्क पढ़ना आप आइए। कितने सालों तक चलाएंगे इसे? जब तक मेरी लाइफ है तब तक तो चलना चाहिए। कैसे स्टार्ट किया, जरा बताइए। हम लोग मिलके पहले एक अपने 3-4 गांव हम लोग गए थे, हर घर में घूमे थे, तो उसमें कोई जगह नहीं था। तो हम लोग काली मंदिर, मेरे गांव में है एक बहुत प्रसिद्ध काली मंदिर है, तो उनके 3 तरफ बरामदा है। तो उसमें एक तरफ 8th क्लास, एक तरफ 9th क्लास और एक तरफ 10th क्लास। मंदिर को ही विद्या मंदिर बना दिया। जी। फिर कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि नहीं दिक्कत आ रही है, बच्चे बढ़ते जा रहे थे। फिर उसके बाद बाकी फिर पापा बोले कि नहीं, जमीन लो, जमीन है हम लोग का, तो इस पे काम शुरू करो। कितना बीघा जमीन दिया? वहाँ लगभग हमको लगता है ना कि 1 बीघा के आसपास जमीन होगा। कितना मूल्य हो सकता है 1 बीघा जमीन का? अभी जिस जगह पे वो जमीन है, हमको लगता है 20 से 25 लाख से कम कीमत नहीं होगी। सरकारी स्कूल नहीं था क्या उस क्षेत्र में? नहीं, सरकारी स्कूल तो है ही, लेकिन सरकारी स्कूल में उस ढंग की पढ़ाई नहीं होती है। 18 साल 20 साल के हुए, बैग उठाया, दिल्ली बंबई चले गए कमाने के लिए। जी। आप पटना कैसे आए और इसके बाद कोचिंग में जो है पढ़ाना कैसे शुरू किया, अध्यापक कैसे बन गए? 10th में जब से हम, तभी से मेरे अंदर ये पैशन आ रहा था कि नहीं हमको टीचर बनना है। 20 साल की उम्र में आप कहें कि हम 16 साल 17 साल का इंटर का बच्चा होता है, उनको हम पढ़ा रहे थे, 2-3 साल का तो गैप ही रहता था। मजाक भी उड़ा ले रहे हो। हाँ। फीस कितना लेते थे? 1 घंटे का 10 रुपये। 10 रुपए का वैल्यू क्या था? वैल्यू तो कुरकुरा उरकुरा जाता। आपको बिहार का यानी स्टूडेंट का बागेश्वर बाबा कहा जाता है। आपने एक रत्नेश नामक एक लड़के के लिए 3 से 4 साल पहले जो है भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का जो है डॉक्टर बनेगा। उस बच्चे का जो एक्टिविटीज था, मतलब काम करने का तरीका था, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो हम यही बोला कि तुम चले जाओ और पढ़ाई करो, जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ पढ़ो। तो वो बोला कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर हमने कहा कि चलो तुम्हारे पीछे जो भी खर्च होगा, तुम्हारे रहने का, पढ़ने का, 2 साल के लिए लाए थे उसको, 2 साल के लिए। 2024 में उसने झंडा गाड़ दिया। एकदम झंडा गाड़। कितना रैंक आया उसका? 964। 720 में से 705 अंक। 705 कि रील्स सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहेंगे? तो हम लोग जमीन में बैठते थे, बेंच नहीं था सरकार, टाट पट्टी पर। जी। अभी तो ड्रेस मिलता है, साइकिल मिलता है, पैसा मिलता है, खाना मिलता है, उस समय कुछ नहीं मिलता था। मैं खनवा ज्यादा बर्बाद कर दिया। हाँ। आप अपने जीवन काल में कितने बच्चों को मुफ्त में यानी निःशुल्क पढ़ा सकते हैं? जरा सोचिए। 1, 2, 10, 20, 50, 100, 150, 200। लेकिन अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में हजारों बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाया है। और दूसरी तरफ इनको स्टूडेंट का यानी बच्चों का, छात्र और छात्राओं का बागेश्वर बाबा कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन कर देते हैं, जो ये भविष्यवाणी कर देते हैं, वो भविष्यवाणी 100% सही हो जाती है। परिचय करवाते हैं। हमारे साथ अररिया के रहने वाले धीरज कुमार जी हैं, अध्यापक हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। आपको स्टूडेंट का बागेश्वर बाबा कहा जाता है। नहीं, भविष्यवाणी करने के लिए आप जाने जाते हैं। नहीं, जब आप किसी क्षेत्र में काम करते हैं, जी, एक ही काम को लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं जी। जैसे मैं 18 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। 18 साल से? जी, 2006 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था जी। ये 2024 है। तो एक आइडिया लग जाता है बच्चों के बीच काम करते करते, जो बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं या जो रिजल्ट देने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं कि नहीं ये बच्चे रिजल्ट दे सकते हैं। एक अनुमान रहता है कि हाँ ये बच्चे रिजल्ट दे सकते हैं, ये बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं, इसका सोच कैसा है, इसका अप्रोच कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। अररिया में एक कोचिंग संस्थान चलता है, निःशुल्क कोचिंग संस्थान फॉर जीएस, फॉर द गुड सोसाइटी, जहां आईपीएस विकास वैभव सर भी जा चुके हैं। सर द्वारा संचालित किया जाता है और पूरी टीम उसको बड़ी तत्परता के साथ मेहनत करके उस कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करती है। उस कोचिंग संस्थान में बहुत सारे बच्चों ने निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करके जो है अपने जीवन को बदला है। अभी उस कोचिंग संस्थान में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी 150 बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं जी। और सभी बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं वहाँ पे, किसी भी बच्चे से वहाँ फी नहीं लिया जाता है। फॉर जीएस क्या है? फॉर जीएस, फॉर द गुड सोसाइटी। शुरू से शुरू करते हैं जी। फॉर जीएस क्यों और कैसे, किस अवस्था में, किस लिए बना, और फिर आपने ये सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा देने का प्रयास और ये ठान क्यों लिया कि हम फ्री में बच्चों को पढ़ाएंगे? तो एक्चुअल में हम 2003 में तो पढ़ना आ चुके थे जी, और 2006 से हम पढ़ाना स्टार्ट किया। 2020 में 3 साल क्या किया आपने? 3 और 6 साल हम पढ़ाई खुद किए थे यहाँ पटना में। हाँ, अपने सब्जेक्ट के पीछे मेहनत की जी। उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट किए। 2020 में लॉकडाउन लगा था जी, कोरोना काल, जो सबसे खराब समय में एक था, खासकर कोचिंग संस्थान, वैसे सबके लिए खराब समय था जी।
तो उस समय में हमको लगता है जब से हम घर से निकले पहली बार हम अपने गांव में जाके रहे थे, लंबा समय तक रहने का मौका मिला था। गांव आपका कहाँ है? गांव है मेरा अररिया जिला, पोठिया गांव है नाम, पवाखो पंचायत है, तिनसिक्टी विधानसभा हम लोग आते हैं। नेपाल बॉर्डर के पास? जी, नेपाल बॉर्डर के पास। बाढ़ से प्रभावित गांव है? बहुत ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ में कितना कितना पानी आ जाता है? मतलब सारा खेत तो डूब जाता है, सारा फसल डूब जाता है। सुना है कि लोग राशन पानी लेकर 3 महीने का अपना पैकिंग कर लेते हैं। हाँ, बहुत सारे, कुछ लोग गाँव में है या कुछ घर में है जो बहुत ज्यादा पानी बेड तक डूब जाता है। तो बाढ़ प्रभावित एक इलाके में आपने फॉर द गुड सोसाइटी के नाम से एक कोचिंग संस्थान शुरू किया निःशुल्क। जी, हाँ। उसमें पढ़ने वाला बच्चा जो है एक पैसा भी नहीं देता उसमें, मतलब किसी को फी लेना ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग गए थे, जब हम गांव में थे, तो एक चीज हम भी खुद चूंकि गांव से ही पढ़ाई किए हैं, 8 क्लास तक हम अपने गांव से ही पढ़े थे, सरकारी स्कूल से ही पढ़े थे जी। तो ज़्यादा दिनों तो बीच में जो जाते थे तो ज़्यादा दिन रहने का टाइम नहीं मिलता था, उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे गाँव को जी। लेकिन उसमें लंबा टाइम 6 महीना हम रहे थे गाँव में जी। तो एक चीज़ देख रहे थे, जो माहौल था वो बहुत बदलते जा रहा था। एक नशा का बढ़ता जो चलन है वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था गांव में। जी, गांव में मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि इस लेवल पे नशा बढ़ गया था जी। और हम जहाँ पे हैं, जो पटना पहुँचे हैं, वो केवल और केवल एजुकेशन के आधार पे पहुँचे हैं, शिक्षा के आधार पे पहुँचे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ आ सकते हैं तो बाकी बच्चे भी आ सकते हैं, मेरे गांव के भी आ सकते हैं, मेरे समाज के बच्चे भी आ सकते हैं। तो उसी सबको देखते हुए हम लोग ये प्रयास किया कि नहीं, जो भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं या दूरी है बहुत ज़्यादा कोचिंग जी, तो उसके लिए एक निःशुल्क कोचिंग का शुरुआत किया जाए। सरकारी स्कूल नहीं था क्या उस क्षेत्र में? नहीं, सरकारी स्कूल तो है ही, लेकिन सरकारी स्कूल में उस ढंग की पढ़ाई नहीं होती है, इसके लिए हम शिक्षक को दोषी भी नहीं मानते। 2 चीज़ होता है कि एक तो आप शिक्षक पे भरोसा कितना करते हैं। बिल्कुल। आज के डेट में क्या है कि जैसे पहले हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे तो हम लोग के पेरेंट्स जो थे या हम लोग सरकारी शिक्षक पे भरोसा भी बहुत ज्यादा करते थे। आज के डेट में हम लोग सरकारी शिक्षक पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे। आप सरकारी शिक्षक नहीं है? नहीं, मैं सरकारी शिक्षक, इसीलिए तो बुराई नहीं कर रहे सरकारी शिक्षकों की। नहीं, मैं शिक्षक की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि आज के डेट में पूरे बिहार में जितने टैलेंटेड टीचर सरकारी स्कूल में है, एक भी प्राइवेट स्कूल में नहीं है। मैं 100% दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, क्योंकि जितने भी बीपीएससी के थ्रू गए हैं टीचर जी, उसमें से कई सारे मेरे मित्र गए हैं उसमें जो बाहर ट्यूशन पढ़ा रहे थे, अब बहुत अच्छा कोचिंग चल रहा था और उतने टैलेंटेड सरकारी स्कूल में टीचर गए हैं कि अगर सरकारी स्कूल में थोड़ा सा पेरेंट्स अपना यकीन दिखा दे, बच्चा भरोसा दिखा दे और थोड़े सरकार का सहयोग हो कि मतलब शिक्षक को बहुत सारे काम में ना एंगेज किया जाए तो बहुत बेहतर पढ़ाई हो सकती है और प्राइवेट स्कूल के किसी भी स्कूल से बेहतर पढ़ाई हो सकती है सरकारी स्कूल में। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे ही जो है शिक्षक रहते हैं। बिल्कुल, 100 पढ़ाई करके ही पहुंचते हैं। उनके क्वालिटी पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है। बिल्कुल, कुछ अब 2-4 तो हर जगह 19-20 होता है, लेकिन आप मैक्सिमम टीचर बहुत टैलेंटेड है सरकारी स्कूल के, उसमें कोई शक नहीं है। 4GS पे आते हैं। हाँ, 4GS के लिए क्या है, तो हम लोगों ने 4GS स्टार्ट किया तो कुछ दिन के लिए हमको रहना था। कब स्टार्ट किया ये? मतलब 2020 में स्टार्ट किया था। 2020 5 सितंबर को स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया जरा बताइए? जमीन कैसे मिला, जो है वहां पर किस प्रकार से आपने? नहीं, शुरुआत में तो जैसे मेरे एक मित्र हैं, गांव के ही हैं, गोपाल जी नाम है जी, हम लोग मिलके पहले एक अपने 3-4 गांव हम लोग गए थे, हर घर में घूमे थे, क्योंकि मीटिंग पहले रखे थे कि ये प्रस्ताव रखे थे कि हमको फ्री में पढ़ाना चाहते हैं। हम गांव में बहुत ज्यादा लोगों को जानते नहीं थे, तो उनको सब जानते थे, तो उनके साथ हम लोग 3-4 गांव घूमे थे। एक मीटिंग रखे 5 सितंबर को ही, तो उसमें हमने प्रस्ताव रखा, तो पूरे सभी 3 गाँव के जो लोग थे बहुत ज़्यादा समर्थन मिला, बहुत अच्छा प्रयास हुआ। तो उसमें कोई जगह नहीं था, तो हम लोग काली मंदिर, मेरे गांव में है एक बहुत प्रसिद्ध काली मंदिर है, तो उनके 3 तरफ बरामदा है, तो उसमें एक तरफ 8 क्लास, एक तरफ 9th क्लास और एक तरफ 10th क्लास। एक बरामदा पर 8, एक बरामदा पर 9, एक कुछ दिनों तक वहीं पर क्लास स्टार्ट हो गया। मतलब कोई संसाधन नहीं था? कोई संसाधन, नीचे में जो दरी होता वो बिछा के मंदिर को ही विद्या मंदिर बना दिया। जी 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 जी। फिर आगे वहीं पर स्टार्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि नहीं दिक्कत आ रही है, बच्चे बढ़ते जा रहे थे, तो बच्चे बढ़ने लगे, तो फिर मेरे बगल में एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पे, तो वहाँ पे डॉक्टर लोग उतना कंसस नहीं रहते, उतना पेशेंट भी नहीं था, डॉक्टर भी परमानेंट नहीं था, तो वो लोग फिर हम लोग को जगह दिए, 3 क्लासों। मतलब आप जगह मांगे या उन्होंने दे दिया? नहीं, बताए, उनसे पूछे कि हम लोग काम कर सकते थे, बोले नहीं, कि वो सपोर्ट किया उन्होंने। लेकिन फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि फिर डॉक्टर लोग आ गए वहाँ पे, तो बोले कि नहीं, अब आप लोग को जगह खाली करना पड़ेगा। 2 जगह हम लोग बदल चुके थे, समस्या पर समस्या। हाँ, तो अब अचानक से खाली करना पड़ा, तो हमको लगता है नहीं कि 1 आध सप्ताह मेरे घर पे भी क्लास चला है। हाँ। एक क्लास जी, जहाँ हम रहते में, जो मेरा घर है गाँव में, उसमें भी कुछ दिन 1 आध सप्ताह ज्यादा नहीं, तो अब कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था कि नहीं हुआ, तो
तो फिर मेरे पापा बोले कि नहीं एक काम ये भाग दौड़ कर इधर उधर कितना दिन चला लिया? लंबा समय के लिए काम नहीं हो सकता। कितना दिन चलाए भाग दौड़ कर? भाग दौड़ के मुझे लगता है 6 महीना लगभग काम किया। खींचातानी हाँ, इधर उधर, जी इधर उधर। फिर उसके बाद बाकी फिर पापा बोले कि नहीं एक जमीन लो, जमीन है हम लोग का, तो इस पे काम शुरू करो। जमीन किसका था? पापा के नाम से है। मतलब पिताजी ने जी जमीन आपके कार्यों के को प्रोत्साहित करने के लिए जमीन दे दिया। कितना बीघा जमीन दिया? वहाँ लगभग हमको लगता है ना कि 1 बीघा के आसपास जमीन होगा। 1 बीघा जी। मतलब वो खेती वाला जमीन था? खेती वाला नहीं, एक्चुअल में कहिए वो घर बसने वाला जमीन है, बस आवासीय जमीन है। तो वो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पिताजी ने फ्री में दे दिया। जी कि इस पर आप स्कूल बना लीजिए। हाँ, इस पर आप संस्था चलाइए। तो मतलब किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, सपोर्ट सबका, घर का मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है इसमें। तो जो कोचिंग संस्थान चल रहा है वो आपके अपने निजी जमीन पर चल रहे हैं? निजी जमीन पर। फिर पापा ने जमीन दी आगे? हाँ, तो फिर उसी पर हम लोग काम शुरू किए। तो कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, उसमें सहयोग दिए, आर्थिक सहयोग भी मिला हम लोग। अच्छा, कुछ लोगों के मन में होता है कि सरकारी जमीन खाली पड़ी तो उसको कब्जा कर लिया जाए, फिर उसके ऊपर स्कूल बना दिया जाए। कार्य तो अच्छा ही कर रहे हैं। ऐसी सोच नहीं थी हम लोग, क्योंकि लंबा सोच रहे थे कि जिसकी सोच 8, 9, 10 से शुरुआत जरूर हुई है इसकी, लेकिन सोच बहुत लंबी है इसकी। तो इसके लिए हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन कोई चाहते। जो पिताजी ने जमीन दी, अगर उसको बेचा जाए, उसका मूल्य अगर हम निर्धारित करें तो कितना मूल्य हो सकता है 1 बीघा जमीन का गांव के हिसाब से? गांव के हिसाब से कम, अभी जिस जगह पे वो जमीन है हमको लगता है 20 से 25 लाख से कम कीमत नहीं होगी। मतलब 20-25 लाख रुपए की जमीन जो है वो पिताजी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको दान दे दी। जी। और आपने बच्चों को दान दे दी। जी। मतलब दान क्या कहेंगे, अभी नाम तो पिताजी के नाम से है। हाँ, लेकिन है वो 4GS को समर्पित दी है। उसमें हम लोग अभी रजिस्ट्री करने वाले हैं, राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री होता है, तो वो उस प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। तो आगे क्या हुआ? पिताजी ने जमीन दे दी, फिर क्या हुआ? तो फिर हम लोग के कुछ लोग हैं जो गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं, या अगल रामनगर, बेलवाड़ी, पोठिया, 3 गांव मूल रूप से हम लोग का जी। तो उसमें से कुछ लोगों ने सहयोग किया, जिससे फिर मिट्टी की भराई हुई और फिर एक ईटा के दीवार से पहले तो बांस का लगा के बनाया गया टटी टाइप का बाउंड्री किया गया और उसी में पढ़ाया गया, चारों तरफ खुला हुआ था। तो फिर साउंड डिस्टर्बेंस था, धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ। उसके बाद तो अब गए हैं, अब तो प्रॉपर वे में एस्टेब्लिश हो चुका है सारा चीज वहाँ पे। शुरू में कितने बच्चे जो है आना शुरू किए? जब स्टार्टिंग किए थे तो हमको लगता है कि 20 से 25 बच्चे से स्टार्ट हुआ था। 20-25 बच्चे? जी। 20-25 बच्चों से सफर शुरू हुआ जी। और आज कितने बच्चे हैं? आज 150 से ऊपर बच्चे। 150 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण जी, और 7-8 गाँव के बच्चे आ रहे हैं। 7-8 गाँव के। और कितने बच्चे वहां से पढ़कर निकल चुके हैं विगत 3 सालों में? 3 सालों में हमको लगता है 500 प्लस बच्चे। 500 मतलब 500 बच्चे जो है फॉर द गुड सोसाइटी कोचिंग संस्थान जो निःशुल्क चलता है उस गांव से, मतलब उस स्कूल से पढ़कर निकल चुके। उस स्कूल से पढ़कर निकल चुके। जो है मैं 20-25 में फिर बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने देखा बड़ा अच्छा डेवलप कर दिया आपने उसको, चारों तरफ से बाउंड्री, अब तो सड़क भी जाने के लिए हो गई। हाँ, सड़क जो है, सड़क का भी कुछ कहानी है? हाँ, नहीं, सड़क में तो हम लोग प्रयास बहुत दिनों से कर रहे थे। पहला संस्था में सरकार की तरफ से सरकारी काम अगर कोई हुआ तो वो सड़क है, जो है हम लोग के गाँव के जो कुछ नेता लोग हम तो लोकल पॉलिटिक्स में जो है, तो उन्हीं लोगों का योगदान है कि उन्होंने बनाया उस सड़क को। कितने सालों तक चलाएंगे इसे? जब तक मेरी लाइफ है तब तक तो चलना चाहिए। जीवन जब तक है जी, बिल्कुल। तो इसको चलाने के लिए चंदा भी लेते हैं किसी से? नहीं, चंदा तो नहीं लेते, लेकिन कुछ लोग सहयोग किए हैं इसमें कारण, लेकिन हमने किसी से आज तक डिमांड नहीं किया है चंदे के लिए। कितने क्लास से कितने क्लास के बच्चों? 8, 9, 10, 3 क्लास के। 8, 9, 10 जी, 3 क्लास के बच्चे जो है वहाँ कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, मजहब से हो? नहीं, कोई ये सब कोई मतलब नहीं, किसी जाति, कोई बाउंडेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी जाति धर्म से हो? के लिए किसी जाति धर्म की बात ही नहीं हो सकती है शिक्षा के मंदिर में, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर जो भी आएंगे, जो पहले हम लोग 3 गाँव के लिए स्टार्ट किए थे, अब तो कहा कि जहाँ से भी आप आ सकते हैं, निःशुल्क पढ़ना, आप आइए, कोई दिक्कत। जो है कौन से लोग हैं जो वहाँ पर शिक्षा देते हैं? मतलब आपने टीचर हायर किया है, अध्यापक, या कौन से लोग हैं? नहीं, कुछ तो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं जो बहुत टैलेंटेड टीचर हैं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं तो वो अपना समय देते हैं। निःशुल्क शिक्षण है संस्थान है, वैसे तो सरकारी स्कूल को शिक्षक को कोचिंग में पढ़ाने की इजाजत नहीं है, लेकिन चूंकि ये निःशुल्क शिक्षण संस्थान है इसलिए कुछ लोग समय देते हैं। सरकारी स्कूल के भी शिक्षक हैं और कुछ वैसे भी टीचर हैं जो सरकारी स्कूल के टीचर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे टीचर हैं। एक मेरा और सवाल है कि ये कोचिंग तो चल रहा है, लोगों का भविष्य उज्जवल हो रहा है, बेहतर हो रहा है, यहाँ पर आगे ये जो है संस्थान बढ़ते रहेगा। आपको बिहार का यानी स्टूडेंट का बागेश्वर बाबा कहा जाता है, बच्चों का बागेश्वर बाबा, जो है कि जो भविष्यवाणी आप कर देते हैं वो पूरी होती है। आपने एक रत्नेश नामक एक लड़के के लिए 3 से 4 साल पहले जो है एक भविष्यवाणी, 3 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का जो है डॉक्टर बनेगा, और आप हिलसा में कोचिंग पढ़ाते हैं, वहां से आप उसको पटना लेकर आए, और साल 2024 में जब रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंक उसकी 964
64 थी, जी। 720 में से 705 रैंक उसको जी, मिलता है जी। और आपकी भविष्यवाणी सत्य होती है और वो बच्चा जो है डॉक्टर के लिए क्वालिफाई हो जाता जी, है, जी। जो है मेडिकल का एग्जाम है वो क्लियर कर देता जी, है। जी। तो आपको बागेश्वर बाबा कहा जाता है। नहीं कहानी बताइए जरा उस बच्चे के बारे में। तो एक्चुअल में मेरा एक क्लास हिलसा में भी चलता है, जो जहाँ पर हम स्पेशली बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं। जी, क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं। हाँ, पटना में जो हम वही फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आईआईटी और मेडिकल के लिए क्लास लेते हैं और वहाँ पे स्पेशली बोर्ड का क्लास चलता वहाँ कितने बच्चे हैं? है। हिलसा में लगभग 500 स्टूडेंट्स। 500। हाँ। अभी जो है रत्नेश की कहानी जानते हैं। हाँ, तो वही 11th में बच्चा आया था जो हम पढ़ा रहे थे। स्टार्टिंग में एक आध महीना हमको लगता है 10 दिन, जो अल्टरनेट हम क्लास लेते हैं, महीना में 12 दिन हम पढ़ाते ही हैं। तो एक महीना लिए थे, 10 से 12 दिन क्लास किए। तो कुछ उस बच्चे का जो एक्टिविटीज था, मतलब काम करने का तरीका था, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। कौन से साल की बात है ये हमको लगता है ये भी 2021 जिस 4GS खुला है, हाँ। उसी साल की बात होगी। वो बच्चा आपके यहाँ कोचिंग पढ़ने आया था? हाँ, वो मेरे यहाँ 11th पढ़ने आया था जी, बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए, ठीक ना। तो उस बच्चे का मैं अप्रोच देखे, काम करने का तरीका देखे, तो उस बच्चे को एक दिन हमें रोक दिया लास्ट में। क्वेश्चन बना रहा था बहुत अच्छा, तो 2-4-5 क्वेश्चन हम और पूछे भी कि रोक दिया कि तुम क्या करना चाहते हो। तो कहते सर हम यहाँ पढ़ेंगे, अभी गाँव के हैं। तो हम उनको बोले देख तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा है। मतलब किस प्रकार से अपने अनुमान लगाया कि इसका लेवल क्वेश्चन बनाने के तरीका से हम लोग तो उसी से पढ़ाई से ही अंदाजा लगाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन, खासकर फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स बना रहा है, तो उसका अप्रोच क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करता है, सोचता कैसे, सोचने का लेवल क्या है। तो उस बेसिस पर उसको बोला कि तुम एक काम करो। तो पहले मैंने ये बताया कि तुम यहाँ मत रहो, हिलसा में मत रहो, हिलसा में मत रहो, तुम पटना, दिल्ली, कोटा, जहां तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन तुम जाओ, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि हम खुद ही बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज को जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, मेरे अनुसार टीचर की सबसे पहली क्वालिटी होती है, वो जो होना चाहिए टीचर के अंदर, कि हम मेरे लिए प्राथमिकता बच्चों का भविष्य है। बिल्कुल। वो हमको 5,000 रुपया तो देता है, लेकिन अगर वो डॉक्टर बनने लायक था, उस 5,000 के लिए उनको ये नहीं बोलते कि तुम बाहर चले जाओ, तो समझिए कि उस बच्चे के साथ हम खिलवाड़, लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम यही बोला कि तुम चले जाओ और पढ़ाई करो, जहां तुम्हारी मर्जी है वहां पढ़ो। तो वो बोला कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाके पढ़ाई कर सकूं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर इस बच्चे को पढ़ने का अवसर ना मिला जी, ये 11th-12th में, शायद मैं टीचर होने के बाद अपने लाइफ में अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। गिल्टी फील होगा, बहुत गिल्टी फील होगा जीवन में। हर पैसा कमाना अलग चीज है, लेकिन एक जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आप ईमानदारी नहीं बरत सकते हैं, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो मतलब लास्ट तक आप अपने आप को, अच्छा कितना भी पैसा कमा लें, आप सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो फिर हमने कहा कि चलो तुम्हारे पीछे जो भी खर्च होगा, तुम्हारे रहने का, पढ़ने का, जो भी खर्च होगा, 2 साल के लिए लाए थे उसको, 2 साल के लिए, तो तुम चलो लेके आते। फिर हम लोग का जो संस्थान है ट्राइबेक ब्लू, उसमें हम लोग लेके आए और हॉस्टल में रखे उसको 2 साल। पिछले बार उसको डेंटल मिल रहा था, मतलब आप उसको हिलसा से उठाकर पटना ले आए? जी जी जी, पढ़ाने के लिए। जी, पढ़ाने कि वहाँ अच्छी तैयारी, माहौल जो है नहीं मिल पाएगा। हाँ, यहाँ माहौल मिलेगा कंपटीशन के लिए। ऐसा नहीं कह सकते हिलसा माहौल नहीं अच्छा है, लेकिन वो बोर्ड का माहौल है कि 11th-12th करना है या 9th-10th आपको, लेकिन उसका सपना था नीट जेई क्लियर करके। नीट जेई के लिए, तो उस तरह का भी माहौल अभी डेवलप उतना नहीं हुआ है। तो फिर इसको लाए, तो काम किया 2 साल ही अच्छा से काम किया। इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डेंटल कॉलेज मिल रहा था। मतलब आपका जो भविष्यवाणी था वो सच होने लगा 2023 में। हाँ। तो इसका कॉन्फिडेंस बहुत है, कि नहीं मैं जाऊंगा तो एमबीबीएस में जाऊंगा जी। और उसमें भी ये भी बोला था कि जो कि ये मैं एमबीबीएस नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल कॉलेज, मेरा टारगेट है एम्स में जाना है। हाँ, ये पहले से इसका जबकि एम्स में बहुत कम सीट है। तो फिर हमने कहा कि नहीं बिल्कुल करो तैयारी। तो इस बार देखिए, हमको लगता है कि 720 में 705 नंबर है। जब आप हिलसा से उसको लेकर आए तो उसके पास न धन था, न पैसा था, न रहने की जगह था, न ठिकाना था, लेकिन न कोई नाते रिश्तेदार था, लेकिन आप जो है सब कुछ बन गए। नहीं, हम बन गए, लेकिन उसके पास जो था वही आज के बच्चों में नहीं दिखता है। जो जुनून था पढ़ाई के लिए, जो पागलपन था उसके अंदर, कि मतलब दुनिया में किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, 100% पढ़ाई पे फोकस है। उतना डेडिकेटेड स्टूडेंट मिलना बहुत टफ काम है, बहुत तो जो चीज उनके पास था, बहुत आदमी के पास बाकी सब कुछ रहने के बाद वही चीज मिसिंग होता है। 2024 में आपकी भविष्यवाणी को उसने सत्य कर दिया। हाँ, मेहनत के आधार पर उसने, जो हमने कहा था, जो कुछ लोग बोल भी रहे थे स्टार्टिंग में कि आप गलत स्टूडेंट को चूज कर लिए, आपका पैसा बेकार हो जाएगा, इतना ये होगा। तो फिर हम कह कि नहीं, मेरा तो अपना ये सिद्धांत होता है कि हमने प्रयास किया,
रिजल्ट हमको नहीं पता है, हम कोशिश, अब जब इस बच्चे को लाए हैं तो हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। हो नहीं हो सेकेंडरी चीज, अगर बच्चा पूरा प्रयास कर रहा है हम उससे सेटिस्फाइड है। अगर उस बच्चे का रिजल्ट ना भी होगा तो भी हमको 1% दिक्कत नहीं है। हमने अपना पूरा प्रयास किया, बच्चे ने अपना पूरा प्रयास किया, बात खत्म है। 2024 में उसने झंडा गाड़ दिया। हाँ, एकदम झंडा गाड़ कितना दिया। रैंक आया उसका? 964 ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक। और हमको लगता है और बेहतर होता, जो कुछ नीट में इधर उधर एग्जाम में धांधली हो गया तो उस वजह से भी थोड़ा इस करेंगे। हमको अंडर 100 था कि पूरे इंडिया में 100 के अंदर आना चाहिए था। 720 में से 705 अंक लेकर 705 964वां रैंक। 964 रैंक। एक शिक्षक होने के नाते आपका सीना कितना इंच चौड़ा हो गया? नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी बच्चे को चुनते हैं, मतलब जैसे कि पैसा के लिए हम पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट हो रहा है, बहुत बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। एक होता है कि नहीं, जो बच्चे छूट रहे थे इस चीज़ से, उसके लिए जब आप काम करते हैं, वैसे भी हम, मेरा एक चीज़ कहना होता है कि सक्सेस के लिए काम करते हैं या सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। सक्सेस का तो मेजरमेंट है ही नहीं, ठीक ना। आप खुद काम शुरू किए होंगे पत्रकारिता लाइन में, तो पहले आपका छोटा से कंपैरिजन होता होगा, फिर उसके बाद बड़ा से कंपैरिजन होता है। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके सामने एक माइलस्टोन अगला रख दिया जाएगा कि नहीं इससे तो आप पीछे हैं, जो अभी सोसाइटी का सिस्टम है। तो कितना भी हम लोग टीचिंग लाइन में काम करें तो कंपैरिजन हमेशा अगले वाले से होते रहता है। तो वो हमको लगता है कि आप सक्सेस को आज के डेट में कोई सेलिब्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा दूसरे से कंपैरिजन किया है। सेलिब्रेशन आप सेटिस्फेक्शन को कर सकते हैं कि हम जो करके, सेटिस्फेक्शन के लिए हमको दूसरे का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम अपने काम से संतुष्ट हैं। इसके लिए हमको दूसरा थोड़ी बताएगा सफल है कि नहीं, दूसरा डिसाइड करता है, दूसरा मोहर लगाता है कि ये सक्सेस किया या नहीं किया। लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए तो वो तो हार्ट अलाउ करता है कि हम अपने काम से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा 100% फोकस इस पे रहता है कि हम जो काम करें हमको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो वही चीज मेरा एक 4GS है जो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन के लिए है, और एक जी बिल्कुल। लोग क्या कहते हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं। बहुत लोगों ने इसको पॉलिटिक्स से जोड़ा या बहुत सारी चीजों से जोड़ा, कुछ लोगों ने, फिर भी हमको लगा कि नहीं, सबका अपना काम है, बोलने दीजिए। मेरा काम है कि हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, और हमको 100% हमने जमीन भी खरीदा, बहुत सारा काम किया इधर उधर, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि हमको जितना सेटिस्फेक्शन इस 2 काम से मिला है आज तक, शायद आने वाले फ्यूचर में भी हमको नहीं मिलेगा। 4GS की कहानी मैंने जान ली कि कोविड के बाद आपने लगभग 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया 4GS के माध्यम से। 150 बच्चे आज भी वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। रत्नेश की कहानी जान ली कि कैसे आप बच्चों के बागेश्वर बाबा बन गए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हिलसा में आप कोचिंग पढ़ाते हैं, वहां एक चर्चा होती है कि आप बच्चों की फीस जो है वो वापस कर देते हैं। 80-85% से ऊपर लाने वाले बच्चे जो हैं, अंक लाने वाले बच्चों को आप उनका पैसा जो है रोकड़ा वो वापस कर देते हैं। सही बात है। इसकी कहानी क्या है? मतलब फीस लेने के बाद कोई वापस नहीं करता है और फीस अगर कोई स्टूडेंट अध्यापक को नहीं देता है, किसी कोचिंग संस्थान के संचालक को, तो क्या करते हैं कि अध्यापक जी लोग बाहर बच्चे को बैग वैग निकाल कर फेंक देते हैं, कहते हैं जाओ तुम फीस नहीं दी हो इसलिए तुम्हें हम नहीं पढ़ाएंगे। आप फीस वापस क्यों करते हैं? हर साल कितना रुपया वापस करते हैं? 2 लाख 3 लाख रुपया हर साल वापस करते हैं। मतलब फीस वापस कर देते हैं। कितना रुपया? 2 से 3 लाख। इस बार कितना किए? 2,20,000। 2,20,000 साल 2024 में बच्चों का आपने वापस कर दिया, फीस वापस किया। जी। और लगभग 8-10 साल से हम फी रिटर्न कर रहे हैं। ये कितने साल से काम कर रहे हैं? 8 से 10 साल से फी रिटर्न कर रहा हूँ। शुरू से इसको भी शुरू करते हैं कि कहाँ से मन में आइडिया आया कि बच्चों का फीस वापस कर देना चाहिए? नहीं, होता क्या कि जब बच्चे आपके पास आते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो एक गार्जियन का एक टेंडेंसी हो गया, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, कि मेरा फी कम कर दीजिए जी, 500 कम कर दीजिए। जैसे दुकान में हम लोग जाते हैं तो एक चीज हमको खुद ये चीज लग रहा था कि अब हम एक बच्चे का फी कम कर दे रहे हैं जी, और एक बच्चे का नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। दूसरे मेरे लिए तो सारे बच्चे सेम है। बिल्कुल। तो क्यों कम कर दें? हमने ये पूछा कि क्यों कम किया जाए, तो बोले कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। बिल्कुल। हम बोले मान लिया आपकी आर्थिक स्थिति, मेहनत में तो आर्थिक स्थिति नहीं आ सकती है। बिल्कुल। मेहनत, हम सबको सेम चीज पढ़ा रहे हैं, सारा बच्चा सेम मेहनत करे, तो आप एक काम कीजिए, आप सारा बच्चा फी सेम ही देगा, आप कम करवाइएगा 5,000 फी, कितना कम कराइएगा? 500,000 रुपया। तो हम फी 1 रुपया कम नहीं करेंगे, करते भी नहीं। आप अपना मेहनत दिखाइए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप पूरे मेहनत कीजिए, मार्क्स लाइए, आप 500,000 नहीं 100% आप फी वापस ले लीजिए। हाँ। और अगर 85% लाते हैं, हम 2 साल पढ़ाते हैं 11th और 12th, तो आपको 85% 12th का टोटल फी आपको रिटर्न मिल जाएगा, 12वीं का। और अगर आप 90% लेते आए तो आपको दोनों साल का फी हम रिटर्न कर। तो ऐसे तो आप घाटा में चले जाते होंगे।
नहीं, वही बात बोले, फायदा और नुकसान के लिए तो काम किया ही नहीं जा सकता। मतलब 85% अगर 12वीं में कोई लाता है जी। तो उसको आधा फीस वापस करेंगे? नहीं, 12th का फी वापस करेंगे, 1 साल का। 1 साल का जी, और 90+% लाएगा तो 11th और 12th दोनों साल का, 11वीं और 12वीं का जी। पूरा फीस वापस जी, कर देंगे। पूरा फी वापस। मतलब 85% अगर कोई 12वीं में लेकर आता है तो उसको आप 12वीं का फीस जो है पूरा वापस कर देंगे 12th का। लेकिन अगर कोई 12th में 90% लेकर आता है हाँ, तो तो उसको 11वीं 12वीं यानी 11 12th का पूरा दोनों साल का जी, फीस जी। वापस कर देंगे। हाँ। 1 रुपया नहीं लेंगे? नहीं, 1 रुपया नहीं लेंगे। तो इसका ये था कि देखिए, अब फी कम नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत करो। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो मेहनत करना, इससे बच्चे के अंदर थोड़ा मेहनत करने का टेंडेंसी बढ़ता है। क्लास में कंपटीशन बढ़ता है कि हम भी ला सकते हैं, हम भी ला सकते हैं। इसमें कंपटीशन बढ़ता है। तो एक तो फी जो इसकी आर्थिक स्थिति खराब है वो अपना पावर दिखा रहा है, और दूसरा ये चीज है कि बच्चों के बीच कंपटीशन का माहौल बनता है, तो वो एक बेनिफिट मिलता है। वहाँ कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? 500 को। 500 में कितने बच्चों को फीस वापस कर देना पड़ता है? लगभग 40 से 50 बच्चे। 40-50 बच्चों को, मतलब वही लगभग एवरेज 1.5 और 2 के बीच में। हाँ। 1.5-2 लाख रुपए आप हर साल वापस करते 2 हैं? लाख से ज्यादा ही हर साल वापस करते। घर परिवार, बीबी बच्चा ये सब मना नहीं करता है कि 2 लाख रुपए में तो बहुत कुछ हो सकता है, हम अपने लिए जेवर कान का जो है ले सकते हैं? ऐसा नहीं कि हमको तो जमीन बेच के वापस करना नहीं रहता, उन्हीं बच्चों का फी है उन बच्चों का जमा किया हुआ फी है। हाँ। हम तो वैसे भी कहते हैं कि जो भी बच्चा मेरे पास फी जमा करता है 2 साल तक उसका फी को हम टच ही नहीं करते। कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर 100% बच्चा 85% मार्क्स लेते आता है तो हमको टोटल फी रिटर्न करना पड़ सकता है। इधर आप फीस वापस कर देते हैं, उधर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। हाँ। तो आपका घर कैसे चलते हैं? नहीं, तो जैसे मान लीजिए हम 500 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम 50 बच्चे का फी रिटर्न करते हैं, तो 450 बच्चे का तो फी हमको आता है। या मैं पटना में पढ़ा रहा हूँ IIT और मेडिकल के लिए, तो यहाँ मेरे जो पैसा मिलता है तो पैसा तो मिल ही रहा है, जिससे घर चल रहा है, सब काम हो रहा है, लेकिन उसका एक पार्ट हम इसके लिए कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। अब चलिए आपकी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, इसके बाद मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, इन क्षेत्रों के बच्चे ज्यादा जॉब करने पर बिलीव करते हैं। 14 साल, 18 साल, 20 साल के हुए, बैग उठाया, दिल्ली बंबई चले गए कमाने के लिए। जी। आप पटना कैसे आए और इसके बाद कोचिंग में जो है पढ़ाना कैसे शुरू किया, अध्यापक कैसे बन गए? एक्चुअल में क्या था कि मेरी पढ़ाई 8 क्लास तक तो गांव में ही हुई है। हाँ। अपने सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाई की जी। 8th के बाद मैं अररिया आया, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट टाउन है, 30 किलोमीटर गांव से दूर है। वहाँ पर मैं 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल मैंने अररिया में पढ़ाई की है। और वहाँ भी मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज जी, दोनों जगह। और 12th तक की पढ़ाई मैंने हिंदी मीडियम में की है, खुद मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की। तो मेरा एक गोल होता है किसी का ना, कि मेरा था कि नहीं हमको पढ़ाना है। ये मेरे अंदर से 10th में जब से हम, तभी से मेरे अंदर ये पैशन आ रहा था कि नहीं हमको टीचर बनना है। मॉनिटर रहते थे क्लास में क्या? नहीं, मॉनिटर तो नहीं रहते थे, लेकिन किसी चीज को डील करने में मजा आता था। अच्छा, ठीक नहीं कि किसी चीज को मतलब चैलेंज लेने में, किस चीज को नहीं समझा सकते तो समझाना है, कैसे भी समझाना है। तो एक टेंडेंसी डेवलप हो रहा था कि नहीं हमको टीचर बनना है। तो अररिया एक ग्रामीण क्षेत्र, हिंदी मीडियम पढ़ाई होती थी, तो हम पटना आ गए थे। तो हम पटना एक्चुअल में रहने नहीं आए थे, हम पटना इसलिए आए थे कि हम 2-3 साल यहाँ पढ़ेंगे सारे टीचर के पास, कि पटना का लेवल क्या है बिहार। 2003 में आया? 2003 में, कि बिहार का टॉप जगह था पटना, राजधानी था। तो यहाँ पढ़ाई का लेवल अच्छा था, सारे अच्छे बच्चे आते थे जी। तो हमने घर वालों से कहा कि मुझे जाने दीजिए, पहले मैं पटना में पढ़ाई का लेवल देख लेता हूँ, मतलब किस लेवल का पढ़ाई, वहां से मैं बेहतर फिजिक्स सीख के फिर आके मैं अररिया ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि हम लोग गाँव से आए हुए थे, तो हम लोग पटना बहुत बड़ा जगह माना जाता था, तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम पटना में सर्वाइव करेंगे। हाँ, ये सोचना भी बहुत दूर की बात थी। तो 2003 में पटना आए जी। पढ़ाना शुरू कब किया? नहीं, 2006 से पढ़ाना शुरू किया। 2006 से? हाँ, 3, 4 और 5 पढ़ाई किया जी। 2 साल हम कोचिंग भी किए पटना में, पढ़ाई भी की, सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई की। 1 साल सेल्फ स्टडी भी किए, पूरे फिजिक्स पर लगातार हम मेहनत भी किए। 2006 से मेरा पढ़ाने का एक टीचर थे जिसको मैं बोलते 10 रुपया पर घंटे के हिसाब से, एक प्रैक्टिस के लिए हमको था कि कोई जगह मिले कि पढ़ाने का। इतनी 20 साल की उम्र में हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे। 20 साल की उम्र में 2006 में जब पढ़ाना शुरू किया तो फीस कितना लेते थे? 1 घंटे का 10 रुपया बस जी। मतलब 1 घंटा में 10 रुपया मिलता था जी। 1 घंटा पढ़ाने का 10 रुपया, 10 रुपया मिलता। कोचिंग जी, कोचिंग 10 रुपए का वैल्यू क्या था? वैल्यू तो कुरकुरा उरकुरा जाता था। नहीं, अभी तो ज्यादा था। हाँ। लेकिन बहुत कम था। हाँ। बहुत कम था, लेकिन हमको मेन था कि कोई प्लेटफॉर्म मिले। एक तो
20 साल की उम्र में आप कहें कि हम 16 साल 17 साल का इंटर का बच्चा होता है, उनको हम पढ़ा रहे तो 2-3 साल का तो गैप ही रहता था। मजाक भी उड़ा ले रहे होंगे हाँ, बच्चे। तो यकीन जनरली होता नहीं था किसी कोचिंग वाले को कि पढ़ा सकते हैं। हमको कहीं ना कहीं तो प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो फिर एक भैया थे मेरे, तो बोले कि चलो एक जगह हम ले जाते हैं। तो बोले कि 10 रुपये। हमने, हमको मेन काम है कि हमको पढ़ाना है, सीखना है कैसे क्या है। तो प्रैक्टिस कोई चीज़ आप जानना और बताना दोनों अलग अलग चीज़ होता है, उसके लिए प्रैक्टिस का, एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई 10 रुपये पर घंटे की। 10 रुपए से पढ़ाना शुरू किया, फिर बढ़ता कैसे गया 10 से? अब बढ़ता गया कि फिर एक कोचिंग मिला जिसमें हमको मतलब 20 रुपया के पर घंटे के हिसाब से मिला। वो स्कूल चलता था, देखिए स्कूल था पटना में। तो वहाँ पे फिर हुआ कि स्कूल में तो बहुत सारे क्लासरूम होते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, आपका जो 9-10 का कोचिंग चलता है उसमें हम फ्री में पढ़ा देते हैं। बिल्कुल। हमको एक क्लासरूम दे दीजिए, आपके पास बहुत सारा क्लासरूम है, हम उसमें 11th स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरे पास वैसी स्थिति नहीं थी कि हम क्लासरूम रेंट पर लें जी। और सारा सेटअप तैयार करें और फिर उसमें बेंच बनवा के, किसान के बेटे हैं, किसान फैमिली से आते हैं, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। पिताजी किसान थे? हाँ, किसान। कोई सरकारी? हाँ, कोई सरकारी जॉब नहीं है और कोचिंग चलाने के लिए घर से पूंजी नहीं मिल सकता। बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत मिल भी सकता था। हाँ। कोचिंग चलाने के लिए अगर हम घर से 10,000 रुपये मांगते कि हमको लाइए सेटअप दीजिए, तो वो शायद नहीं मिलता, क्योंकि कोचिंग का क्रेज उस टाइप का था भी नहीं हम लोग गाँव में। मतलब और उस समय जो है ऑनलाइन का कोई जमाना नहीं था, प्रचार प्रसार का, मोबाइल किसी के पास कुछ नहीं था। तो पर्चा वर्चा साटना पड़ता था? हाँ, अपने से हम साटे भी हैं पर्चा है, स्टिकर बनवा के खुद साटे भी है। हाँ। सुबह 5 बजे उठ के पर्चा साटते थे? हाँ, क्योंकि फलाने की कोचिंग है, आइए इसमें पढ़िए। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। कहाँ कहाँ पर्चा साटे थे? तो अपने ही जहाँ मेरा क्लास था कुमरार में रहते थे, तो वही आसपास इलाका में। हाँ। तो अपने स्टिकर 1-2 और लोग और थे, मेरे मित्र लोग थे, तो वो लोग भी साथ में चलते थे। तो उसके बाद हम लोग यही काम, स्टिकर 5 बजे सुबह तक स्टिकर चाहिए, 7 बजे से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। मतलब स्टिकर साट के कस्टमर बुलाते थे, मतलब छात्र छात्रों कोई तो जानकारी तो देना ही पड़ेगा आपको, बिना जानकारी के बच्चे आएंगे कैसे। तो टिक गए यहाँ? हाँ, उसके बाद धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ गई। तो फिर अपना जगह भी लिए, अपना पढ़ाना भी स्टार्ट किए। फिर हिलसा भी का भी ऑप्शन मिल गया। तो धीरे धीरे होता है, जब आप किसी क्षेत्र में चले जाते हैं तो कांटेक्ट बढ़ते चला जाता है, ऑप्शन मिलते चला जाता है। तो फिर अररिया जाने की जो बात थी कि हम अररिया आ जाएंगे पढ़ा के, तो ये चीज़ की नहीं जा पाए। तो एक थोड़ा मन में था भी कि हम तो आए थे कि अररिया में पढ़ाने के लिए, हम पटना में शिफ्ट कर गए। और एक चीज़ और मानना होता है मेरा कि आप कहीं भी आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो केवल परिवार का योगदान नहीं होता है, समाज का भी योगदान होता है। उसमें समाज का भी योगदान रहता है कहीं ना कहीं। खास करके हम लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़े, जिस समाज में हम लोग जब तक हम लोग रहे, वो ऐसा समाज था कि जिसमें ये नहीं देखा जाता था कि आपका बच्चा है तो आपके बच्चे को डांटेंगे केवल आप ही। कोई बच्चा बदमाशी करे तो दूसरे के गार्जियन भी डांट सकते। सर वापस से चलते हैं फॉर्जियस की तरफ। लॉकडाउन में आपने फॉर्जियस की शुरुआत की, लॉकडाउन से पहले सब कुछ कोचिंग ठप था, आपका कहीं से आय का स्रोत नहीं था। फॉर्जियस, पिताजी ने जमीन तो दे दी, लेकिन फॉर्जियस शुरू करने के लिए वहां कुछ संसाधन एकत्रित करने के लिए कुछ पैसे की तो जरूरत रही होगी। हाँ। वो पैसा कहाँ से आया? चंदा मांगा, किसी से उधार लिया, कर्ज लिया, कहाँ से आया वो? कुछ लोग तो हेल्प भी किए और मूल चीज था कि जितना पूंजी चाहिए था, जैसे फॉर्जियस में हमको लगता है 3 साल में अच्छा खासा 30 लाख से ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। 30 लाख रुपए? हाँ, 30 लाख प्लस। और उसमें उतना, सही बात है कि आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन वही चीज़ होता है कि अगर कोई काम करना है तो फिर करना है। तो हमने जब पटना में पढ़ा रहे थे या पढ़ाई स्टार्ट की थी, कोचिंग चला रहा था, तो कुछ जमीन हम थोड़ा थोड़ा खरीदे थे। पटना में? नहीं, पटना में भी खरीदे थे, अररिया में भी खरीदे थे, और छोटा शहर में कुर्साकांटा है बगल में, वहाँ भी खरीदे थे। तो वहाँ का 2 कट्ठा जमीन हमने सेल कर दिया था फॉर्जियस को चलाने के लिए। हाँ, स्टार्ट करने के लिए कि कुछ जो पैसों की जरूरत होती है, कि लॉकडाउन में तो एकदम इनकम बंद था, 6 महीना तक आप कोई काम 100% स्टॉप हो जाए तो फिर तो वहाँ पे हमने 20 लाख में वो जमीन बेच दी थी कि स्टार्टिंग चाहिए तो हमको बहुत अच्छे से चाहिए। हाँ, लेकिन ऊपर वाले की देन है कि जब आप कोई नेक काम करते हैं, नेक सोच से करते हैं। लॉकडाउन के बाद मैंने पैसा कमाया, फिर वही जमीन जो मैंने बेची थी लॉकडाउन में, फिर 1 साल बाद मैंने वापस भी खरीद ली। उतने पैसे की? नहीं, कुछ ज्यादा पैसा लगा। हाँ। लेकिन वापस मैंने उसी जमीन को खरीदा है। तो जब 20 लाख रुपया आपने 20 लाख रुपए के लिए जमीन बेच दी, जी जी, तो 20 लाख में से फॉर्जियस के लिए कितना खर्चा किया? लगभग उसमें 10 से 15 लाख तो मेरा फॉर्जियस में ही लगा था। 10-15 लाख रुपए? मतलब जमीन बेचकर जो है इस सपने को साकार किया कि हमको फ्री में कोई काम करना है तो फिर तो उसके लिए कुछ भी करने के उतारू हो जाते हैं। एक तो पागलपन है कि कोई भी काम करना है तो मतलब करना है, ठान लिया तो हाँ, जो है फिर उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं। अंत में कहेंगे सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहेंगे? सरकारी स्कूल के शिक्षक जो है वो
उस नजर से नहीं आजकल देखे जा रहे हैं जिस नजर से शिक्षकों को देखा जा रहा है। उनको भी जो है एक प्रकार का धब्बा लग गया है कि आते हैं, बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, चले जाते हैं। वो किसके लिए काम करेंगे? बच्चे भी तो उन पे यकीन नहीं कर रहे, बच्चे उन पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। हम तो पहले ही बताए कि मतलब अभी बिहार का कोई भी प्राइवेट स्कूल आप लीजिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप प्रूफ करने के लिए बोलेंगे मैं प्रूफ कर दूंगा कि सरकारी स्कूल में जितने टैलेंटेड टीचर हैं उतना प्राइवेट स्कूल में आज के डेट में नहीं है टीचर। एकदम 100%। टैलेंट होते हुए भी अपने टैलेंट को क्यों नहीं दिखा रहे हो? नहीं, टैलेंट दिखाने के लिए बच्चे को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, बच्चे को ट्रस्ट करना पड़ेगा टीचर को, ठीक है? तो जब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं सामने वाले को, तो सामने वाले को काम करने का मजा नहीं आता है। बिल्कुल। तो एक ये भी फैक्टर है। दूसरा थोड़ा सा कुछ टीचर तो है जिसका टीचर के अंदर दिक्कत है, उनको पढ़ाने में मन नहीं लगता है, कुछ टीचर, लेकिन कुछ टीचर तो बहुत अच्छे हैं। और दूसरा कुछ थोड़ा सरकारी लोड भी इतना ज्यादा पड़ गया है टीचर, सरकारी स्कूल के शिक्षक पे, तो इस वजह से व्यवस्था हम लोग के समय में, हमको याद है मैं जब प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ा था तो हम लोग जमीन में बैठते थे, बेंच नहीं था सरकारी, बिल्कुल ठीक ना, टाट पट्टी पर, जी जमीन में बैठते थे ना। अभी तो ड्रेस मिलता है, साइकिल मिलता है, पैसा मिलता है, बहुत सारा खाना मिलता है, उसमें कुछ नहीं मिलता था। मैं खाना ज्यादा बर्बाद कर दिया बच्चों को, मतलब उसमें कुछ नहीं मिलता था, लेकिन एक चीज बेस्ट था कि एजुकेशन लाजवाब मिलता था, लाजवाब एजुकेशन उस समय। जी बिल्कुल। हम लोग जो पढ़े, हम लोग को आज 1% ही अफसोस नहीं कि हम लोग को बेंच बैठने के लिए क्यों नहीं मिला, या फिर हमको खाना नहीं मिला है, हमको ड्रेस नहीं मिला है, साइकिल नहीं मिला या पैसा नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एजुकेशन मिल जाएगा, वो सब आप कर सकते हैं। बिल्कुल। आज के डेट में कि सब कुछ आप दे रहे हैं बच्चों को, जो मूल चीज है वही मिसिंग है, एजुकेशन में शिक्षा गायब है। जी, शिक्षा गायब। खाना पीना सब कुछ, टाट पट्टी जो है, बेंच टेबल कंप्यूटर स्मार्ट क्लास सब दे रहे हैं, सब लेकिन जो शिक्षा है वही गायब है, जो मूल चीज है वही गायब है। और वो गायब है तो समझिए भविष्य गायब है। हाँ बिल्कुल, तो मीनिंगलेस है वो सारा चीज, मीनिंगलेस, वो सारा चीज मीनिंग है। दूसरी बात, थोड़ा बच्चों के अंदर भी आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं, पहले के जमाने में मोबाइल का तो सिस्टम नहीं था, ये तो एकदम नया, लॉकडाउन से हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया। लॉकडाउन से पहले तक भी बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं था, लेकिन लॉकडाउन लगा तो कुछ ऑनलाइन क्लास के नाम पर सारे बच्चे मोबाइल ले लिए। बिल्कुल। और अब के बच्चों में क्या देखते हैं हम, 2006 से तो हम पढ़ा रहे हैं, जो लॉकडाउन से पहले का जो था और लॉकडाउन के बाद का था, जो एक लेवल डिफरेंस आ गया। सुविधा आज ज्यादा है बच्चों के पास कि आप गांव में बैठ के, घर में बैठ के आप दिल्ली के टीचर से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप लेवल देखेंगे बच्चों का जो हम काम कर रहे हैं, तो लॉकडाउन के पहले के बच्चों का लेवल और आज के लेवल में बहुत ज्यादा का डिफरेंस, गिर गया, जमीन आसमान का फर्क है। गिर गया है लेवल। जितना संसाधन बढ़ा उतना उनका लेवल, तो वो संसाधन का सही यूज नहीं कर पा। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग, क्योंकि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सही है वो तो हम बोलेंगे कि रील्स सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों को। कारण क्या होता है ना कि आप 1 सेकेंड, आधा मिनट में ये डिसाइड करते हैं, 30 सेकंड 50 सेकंड में डिसाइड करते हैं ये सही है या नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है। बिल्कुल। तो वो जब आप जज करने लगते हैं किसी को 30 सेकंड में, 45 सेकंड में, तो उस जजमेंट के बेसिस पर आप एजुकेशन नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग आपका भी रील देख रहे होंगे नहीं। तो वो रील देखकर जो है स्क्रॉल कर देंगे, वो कहेंगे अरे बेकार है, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तो उनको निचोड़ मिलेगा। हाँ नहीं, वही चीज है कि आप सोचिए कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा का मिनिमम क्लास चलता है, आप 30-40 सेकंड किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बच्चे के अंदर ये टेंडेंसी होगी, मतलब 40 सेकंड 50 सेकंड एक रील को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आप 1.5 घंटे का क्लास कैसे आप बर्दाश्त करेंगे? तो उस वजह से हमको लगता है कि वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों को। जजमेंट कैपेसिटी, जो पेशेंस बहुत घटा, मतलब सोशल मीडिया और ये आधुनिक चीजें जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, ये बच्चों का और डिस्टर्बेंस का कारण है। हाँ, मतलब अगर प्रॉपर, मतलब ये हम नहीं कहते सबके लिए डिस्टर्बेंस है, कुछ बच्चे थे 100 में से अगर 100 बच्चे की आप बात करेंगे तो हमको लगता है कि 4-5 बच्चे ही सही यूज करते हैं सोशल मीडिया, मतलब मोबाइल का जो फैसिलिटी है वो उसका सही यूज 100 में से 4-5 बच्चे ही कर पा रहे, बाकी सब 95% बच्चे डेविएट ही हो रहे हैं उसकी वजह से, सोशल मीडिया और मोबाइल की वजह से। हाँ बिल्कुल। चलिए, सच में जो है बच्चों को भी सुधारने की आवश्यकता है और अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। तो अभी हमारे साथ धीरज सर थे और धीरज सर अररिया के पोठिया गांव से आते हैं, पटना आए, पटना में अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया, इसके बाद हिलसा में पढ़ाना शुरू किया। हिलसा में 85 और 90% अंक लाने वाले बच्चों की फीस वापस करने की शुरुआत करते हैं। इसके बाद अपने गांव में फॉर जीएस यानी फॉर द गुड सोसाइटी के नाम से कोचिंग संस्थान शुरू करते
करते हैं जो पूरी तरीके से निःशुल्क होता है, और निःशुल्क कोचिंग संस्थान में बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। सच में इस समाज को, इस बिहार को, इस देश को ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो अपने जो है सोच से ऊपर उठकर दूसरों के सोच के लिए काम करे। आज फॉर जीएस में बहुत सारे बच्चे पढ़कर अपने अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और अपना भविष्य जो है उज्जवल करते हैं। सर, आपकी कहानी जो है वो सच में एक जो है मोटिवेशनल की तरह है, लोगों को प्रेरित करेगी, और हमको लगता है कि बिहार और देश के हर एक शिक्षक को जो है इसी तरीके से होना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।